दोस्तों, आज से 20 करोड़ साल पहले इस दुनिया में डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जिसे हम क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, डायनासोर्स ने करीब 14 करोड़ वर्षों तक इस पृथ्वी में अपना राज चलाया है। लेकिन करीबन आज से 6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था कि डायनासोर्स इस पृथ्वी में नहीं रहे। आखिर क्या हुआ जो उन्हें इस पृथ्वी से विलुप्त होना पड़ा, और क्या उनके अंत के बाद भी कोई डायनासोर की प्रजाति बच पाई? तो आज हम ये जानेंगे कि डायनासोर्स का अंत क्यों और कैसे हुआ, और ये भी जानेंगे कि उनके अंत के बाद क्या हुआ, क्या कोई प्रजाति बच पाई या नहीं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। दोस्तों, जब आज से करोड़ों वर्ष पहले ट्रियासिक पीरियड की शुरुआत हुई, तब पृथ्वी में डायनासोर्स के जीवन की भी शुरुआत हुई। दोस्तों, डायनासोर्स ने 200 मिलियन वर्ष पहले से लेकर ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटासियस पीरियड में लगभग 14 करोड़ वर्षों तक राज किया। डायनासोर्स का आकार अभी के जानवरों से कई गुना बड़ा हुआ करता था। जैसे कि अगर हम किसी विशालकाय प्रजाति के डायनासोर की बात करें, तो वो है अर्जेंटिनोसॉरस। इसकी लंबाई करीबन 27 से 30 मीटर तक होती थी और ऊंचाई 7 से 8 मीटर तक होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े जीव को आखिर कौन मार सकता है। इसके सामने अभी के जीव कुछ नहीं है। सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं, पृथ्वी में ऐसे कई सारे जीव थे जो डायनासोर के मुकाबले बहुत छोटे हुआ करते थे, जिनमें से कई सारे जानवर जमीन के अंदर रहते थे। लेकिन 6 करोड़ साल पहले क्रेटासियस पीरियड के अंत के समय इन सब जीवों को क्या पता था कि इनका अंत बहुत करीब है। क्रेटासियस पीरियड के अंत के 2 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि आज से 8 करोड़ साल पहले, जब एक एस्टेरॉयड तेज रफ्तार से आते हुए मार्स और जुपिटर के बीच में बने एस्टेरॉयड बेल्ट के एक विशालकाय एस्टेरॉयड से टकराता है, तो उस विशालकाय एस्टेरॉयड की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाती है, और ये एस्टेरॉयड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ता हुआ आता है। जब इस एस्टेरॉयड की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर होती है, तो अगर ये एस्टेरॉयड चांद से टकराता तो आज डायनासोर विलुप्त नहीं हुए होते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद के करीब से ही गुजर गया। फिर करीब 2 करोड़ साल बाद, यानी कि आज से 6 करोड़ वर्ष पहले, वो 2 ट्रिलियन किलो वजनीय और 15 से 20 किलोमीटर के व्यास वाला वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब पहुंच गया। कुछ ही समय में वो एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गया। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते ही वो एस्टेरॉयड एटमॉस्फेरिक विंड फोर्स के कारण आग का गोला बन गया। उस एस्टेरॉयड को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई खूंखार चमकीला दानव पृथ्वी को खाने आ रहा हो। जमीन तक पहुंचते पहुंचते इस एस्टेरॉयड का आकार एटमॉस्फेरिक फोर्स के कारण सिर्फ 10 किलोमीटर तक रह गया। कुछ ही पलों में देखते ही देखते ये आग का गोला जैसे दिखने वाला एस्टेरॉयड पृथ्वी से टक्कर खा गया। जैसे ही ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, वहां से 3 लाख क्यूबिक स्क्वायर अर्थ क्रस्ट तेजी से उछलकर स्पेस की ओर चला गया। टक्कर की वजह से एक खतरनाक महाविस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, और 800 किलोमीटर की रेंज में आने वाला हर एक जीव उस विस्फोटक रेडिएशन के कारण तुरंत मर गया। ये विस्फोट हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम से हुए विस्फोट से अरबों गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। इस भयानक विस्फोट के बाद उस जगह से एक भयानक धूल का गोला उठा, और उसने कुछ ही समय में पृथ्वी को धूल के बादलों से ढक दिया। इन बादलों की डेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि सूरज की रोशनी भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन कहाँ, ये तो बस शुरुआत थी उस महाविनाश की जो कुछ आने वाले समय में होने वाली थी। इस एस्टेरॉयड के पृथ्वी से टकराने के बाद पृथ्वी के सेंटर में एक भयानक वाइब्रेशन पैदा हुई, और इस वाइब्रेशन ने एक बहुत ऊंचे पैमाने वाले भूकंप का रूप ले लिया। इस भूकंप की वजह से समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। इस खतरनाक विस्फोट के कुछ समय बाद फिर से आसमान से छोटे छोटे पिंड बरसने लगे।
ये वो पृथ्वी के हिस्से थे जो टक्कर के बाद अंतरिक्ष में गए थे। ये एस्टेरॉइड्स आग के गोले की तरह पृथ्वी में बरसने लगे और फिर दोबारा महाभयंकर विस्फोटों की शुरुआत हुई। पृथ्वी के ऊपर से धूल की परत न हटने की वजह से टेम्परेचर भी 150 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया था। सूर्य की रोशनी न पाने की वजह से सारे पेड़ पौधे मुरझाने लगे। इस वजह से शाकाहारी डायनासोर्स और अन्य शाकाहारी जीवों ने भूख में अपना दम तोड़ दिया। अब बारी थी मांस खाने वाले डायनासोर्स और अन्य जीवों की। शाकाहारी जानवरों के खत्म होने के बाद अब मांसाहारी डायनासोर्स को अब भोजन मिल पाना एक खूंखार समस्या बन गई। भूख मिटाने के लिए डायनासोर्स ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। जो ज़्यादा शक्तिशाली होता वो दूसरे को मारकर खा जाता। करीबन 1 वर्ष बाद डायनासोर की 70 से 80% प्रजातियां खाने और भूख के कारण खत्म हो गई। बाकी बचे हुए 20% डायनासोर्स अपनी भूख मिटाने के लिए एक दूसरे को अपना शिकार बनाने लगे और फिर कुछ ही समय में डायनासोर्स विलुप्त हो गए। लेकिन उस समय के छोटे छोटे जीव जो थे मैमल्स, जिन्होंने अपने आप को इस प्राकृतिक आपदा से बचा लिया, जो उस समय डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर छोटे छोटे बिल बनाकर रहते थे, और यही मैमल्स आगे जाकर नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। जिस समय जमीन के ऊपर वो विशालकाय एस्टेरॉयड पृथ्वी का विनाश कर रहा था, तो दूसरी तरफ ये छोटे मैमल्स पृथ्वी के भीतर बिल बनाकर रह रहे थे। धीरे धीरे पृथ्वी में खाने की कमी होती गई, तो इन मैमल्स ने जो मिला उसे खाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, माहौल ठीक होने लगा, बादल की परतें हटने लगी और सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आने लगी। एक बार फिर से बारिश आई, सर्दियाँ आई और एक बार फिर से प्रकृति ने अपना रंग पकड़ने लगा। धीरे धीरे सब तरफ हरियाली हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन बस कमी थी तो सिर्फ उन खूंखार डायनासोर्स की। लेकिन अब समय था नए जीवन की शुरुआत की। जिन मैमल्स ने अपने आप को उस तबाही काल से बचा लिया था, अब आने वाले समय में वही नया भविष्य होने वाले थे। जैसे जैसे समय बीता, सारी प्रजातियां अपने आप को विकसित करती गई और इसी बीच कुछ नई प्रजातियों ने भी जन्म लिया, जो आज इस धरती पर इंसानों के रूप में है। लेकिन कुछ खोजकर्ता ये भी मानते हैं कि डायनासोर्स का विनाश बड़े बड़े वॉल्केनोज के लावा विस्फोट से हुई है। लेकिन इस एस्टेरॉयड वाली बात को उस तरह से अनुमति मिली है जिस प्रकार से बिग बैंग वाली थ्योरी को मिली थी। लेकिन अभी तक आपके मन में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि क्या कोई डायनासोर की स्पीसीज अभी तक बची होगी या नहीं। तो इस बात का जवाब है हाँ। जो डायनासोर स्पीसीज बच गए थे वो छोटे छोटे आकार के रेप्टाइल डायनासोर्स थे, जो कि आज हमारे बीच क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर के रूप में हैं। और यहाँ तक कि आज के उड़ने वाले पक्षी उनमें से कुछ समय के उड़ने वाले डायनासोर्स हैं, जो कि इवोल्यूशन के चलते छोटे हो गए हैं। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि डायनासोर्स के बाद और कौन कौन से डायनासोर्स हैं जो उस स्ट्रेटजी को सरवाइव कर पाए होंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।